पटना को ऑर्थोपेडिक का एक हब माना जाता है। एक छोटा सा सवाल, क्या आपके पेरेंट्स को भी सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों में दर्द रहता है? क्या उन्होंने भी धीरे धीरे समय के साथ घर से निकलना कम कर दिया है? जब नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की बात आती है तो आज भी लोगों के अंदर उतना ही डर है। घर वाले कहते हैं कि चलो बाहर घूम के आओ, वॉक करके आओ, तो आप कहते नहीं, आज मन नहीं कर रहा कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? जी, नी रीसरफेसिंग मतलब जो चिकनाई वाला एरिया जो खराब हो गया आर्थराइटिस के कारण। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए? कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, जिनमें सबसे पहला लिस्ट में नंबर आता है घर की मम्मियों का। एक छोटा सा सवाल, क्या आपके पेरेंट्स को भी सीढ़ियाँ चढ़ने में घुटनों में दर्द रहता है? क्या उन्होंने भी धीरे धीरे समय के साथ घर से निकलना कम कर दिया है? अगर हाँ, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं डॉक्टर देवेशीष, जिनसे कि हम बहुत सारे सवाल पूछने वाले हैं और बहुत सारी डाउट्स जो कि मेरी और आपकी दोनों की होगी, हम क्लियर करने वाले हैं। थैंक यू डॉक्टर वेदिका, यू कैन प्रोसीड विद योर क्वेश्चंस। तो आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं पटना बिहार से हूँ और पटना को ऑर्थोपेडिक का एक हब माना जाता है। बट आज भी जब मैं वहाँ के लोगों को देखती हूँ, जब नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट की बात आती है तो आज भी लोगों के अंदर उतना ही डर है चीज़ों को लेकर। तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें जो ये डर है लोगों के अंदर बैठा, उसको आज ख़त्म किया जाए। हाँ डॉक्टर वेदिका, आप सही कह रही हो। और जैसा कि आपने सही बताया कि पटना एक ऑर्थोपेडिक हब माना जाता है, बहुत सारे फेमस ऑर्थोपेडिक सर्जन्स वहाँ से निकले, जिसमें से जॉन मुखोपाध्याय का नाम भी काफ़ी फेमस है। बट मैं अगर ये बोलूं कि वो ऑर्थोपेडिक सेंटर फॉर फ्रैक्चर्स एंड मतलब हड्डियां टूटने से रिलेटेड ज़्यादा फेमस है रेदर देन इलेक्टिव सर्जरीज के लिए। और इलेक्टिव सर्जरीज जब भी हम ऑर्थो के लिए बात करते हैं, जिनमें कि सर्जरी से पहले पेशेंट को कोई परेशानी मतलब ऐसी एक्यूट ऑनसेट कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट वो करवाने के लिए जाते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सर्जरीज, तो बहुत सारा डर सामने आ जाता है। Patna has been very famous, but very famous for fracture and related treatment, but not for replacements. But yes, now times are changing and हमें patient को education के साथ साथ help करनी है ताकि वो समझ सके better अपनी problem को और डर हटे and surgeries को कराने में हिचकिचाहट ना हो। यस, सो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताओ कि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है नी रिप्लेसमेंट? क्या करता है नी रिप्लेसमेंट में? देखो, सिंपल शब्द में अगर मैं बोलूं कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, बेसिकली नी रिप्लेसमेंट वर्ड इज मिसनोमर। तो इसमें एग्जैक्ट वर्ड जो यूज होना चाहिए नी रीसरफेसिंग, मतलब जो चिकनाई वाला एरिया जो खराब हो गया आर्थराइटिस के कारण, चाहे वो ऑस्टियो आर्थराइटिस से हो, मतलब एज रिलेटेड आर्थराइटिस से, या किसी इन्फ्लेमेटरी जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में खराब होता है, उसमें हम जो चिकनाई वाला सरफेस है उसे मेटल से बदल देते हैं। इसको अगर मैं सिंपल शब्दों में समझाऊं जो कि सब लोग समझ सकें, वो है जैसे डेंटल कैप्स लगाए जाते हैं, दांतों के एरियाज उबड़ खाबड़ या टूट गया, आपने दांत को स्मूथ किया तो छोटा हो गया, उसके बाद आपने उसके ऊपर इक्वल कैप लगा दिया ताकि दांत बराबर हो गए और आप उस दांत से अब च्यू कर सकते हो, बेटर च्यू कर सकते हो। सो अंडरस्टैंडिंग दिस कि हम घुटने के अंदर भी ऐसा ही कुछ करते हैं कि एरियाज जो खराब है उसे हटा के उसकी जगह रीसरफेस एरिया मेटल के कैप बैठाते हैं विद बोन सीमेंट, एंड अब ये सरफेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। बीच में प्लास्टिक की गद्दी होती है जिसपे ये कुशन की तरह काम करता है और आपका चलना फिरना बेटर हो जाता है। जैसे डेंटल प्रोसीजर्स में दांतों से आप काटना बेटर कर पाओगे कैप के बाद, वैसे ही घुटने से चल पाओगे। ओनली डिफरेंस इन बोथ द प्रोसीजर इज कि डेंटिस्ट के पास आपका क्योंकि मुंह खुला हुआ है तो डायरेक्टली गए और सर्जरी करा के वापस आ गए। यहाँ पे हमें घुटने को खोल के सेम प्रोसीजर को करने की जरूरत होती है, चाहे नी हो या हिप हो, इससे बड़ा कुछ हम काम नहीं करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड रीसरफेसिंग या कैपिंग सर्जरी रेदर देन नी रिप्लेसमेंट, बट कॉमनली नोन एज नी रिप्लेसमेंट। नो हार्म इन सेइंग इट बिकॉज लोग समझ पाते हैं इससे। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि कई बार लाइक लोगों के घुटनों में दर्द हो रहा होता है बट उन्हें पता नहीं होता है कि उनको कब और किसको। घुटने में दर्द बहुत लोगों के हैं, लेकिन किसको और कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए इस चीज़ को लेकर कि क्या उन्हें नी रिप्लेसमेंट की नीड है, ऐसा कुछ?
तो मैं आपको एकदम सिंपल क्राइटेरिया में अगर समझा दूं, आपके घुटनों में इतना दर्द हो रहा है जो कि 3 से 4 हफ्ते से ज़्यादा, विथ मेडिकल मैनेजमेंट, मतलब कि आपने आइसिंग किया है, ठीक है, बेसिक पेन मेडिकेशन, क्रोसिन वोसिन ली है, फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी की इक्विपमेंट्स यूज़ किए हैं, बट स्टिल इट इज़ कॉजिंग ट्रबल। 3 से 4 हफ्ते से अगर ज़्यादा परसिस्टेंट पेन है तो आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है। नाउ who are the candidate for knee replacement? अंडरस्टैंडिंग कि आपको ये ऐसे वाले एपिसोड हर 2 4 6 महीने में आ जाते हैं, जिसके बाद आप 3 4 हफ्ते 6 हफ्ते डाउन रहते, चल फिर नहीं पाते हैं। या दूसरा क्या होता है कि क्योंकि अब आपको दर्द होने लग गया है घुटनों में, कंटिन्यूअसली रहता है, और आपने अपनी चलने फिरने की एक्टिविटीज को कम कर दिया, मतलब कि पहले मैं 4 5 किलोमीटर चलती थी, अब मैं 1 2 किलोमीटर पे आ गई हूँ, या मैं घर से बाहर निकलने के लिए सोचती हूँ या सोचता हूँ। या कुछ लोग होते हैं कि क्योंकि मुझे चलना है, मुझे स्ट्रांग दिखना है, दे स्टार्ट टेकिंग पेन किलर्स ऑन डेली बेसिस। अगर आप हफ्ते में 3 से 4 बार से ज़्यादा पेन किलर्स ले रहे हैं जिनका साइड इफेक्ट किडनी, लिवर और हार्ट पे है, जो कि उनके फेलियर्स को करा सकता है, तो आपको डॉक्टर दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। या आप उन पेन किलर्स को नहीं लेके आपने अपनी एक्टिविटीज को बंद कर दिया, मैंने चलना ही बंद कर दिया, घर वाले कहते हैं कि चलो बाहर घूम के आओ, वॉक करके आओ, तो आप कहते नहीं आज मन नहीं कर रहा है। या आप अपने फैमिली फंक्शंस में या सोशल गैदरिंग्स में इसलिए नहीं जाते हो कि आज गए तो 2 हफ्ते तक बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, या मुझे पेन किलर्स लेने की जरूरत पड़ेगी, आप अवॉइड करना शुरू करते हो सोशल सर्किट्स को, ठीक है। या इसके अलावा ऐसी चीज है कि आपके घुटने इतने टेढ़े हो गए कि दूर से दिखाई देते हो और चलते वक्त आप एक डक की तरह वॉक कर रहे हो, जिसमें कि इंस्टेबिलिटी आ गई है, गिर जाने से चोट लगने के चांसेस हो गए। दीज आर द कैंडिडेट्स जिनको भी नी या हिप रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। ऐसे कौन से लोग हैं जिनको ये सर्जरी बिल्कुल ही नहीं करानी चाहिए? अच्छा देखो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसको नहीं करानी चाहिए। somebody who is not aware about his problem। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में पता ही नहीं होता है, जिनमें सबसे पहला लिस्ट में नंबर आता है घर की मम्मी होगा, माता होगा। वो अपने आप को सबसे प्रायोरिटी लिस्ट में लास्ट रखती है, उनके घुटनों में सालों से भी दर्द होता है तो घर वालों को किसी को भनक भी नहीं देने देते। व्हाट दे डू इज दे स्टॉप डूइंग एक्टिविटीज, जैसे घर के बाहर वाले काम बंद कर दिए, वॉक पे जाना बंद कर दिया, घूमने जाने से पहले बोला कि नहीं आज मेरे को पाठ करना है, कुछ करना है करके वो अवॉइड कर जाते हैं, घर वालों को पता भी नहीं चलता है। अब वो ऐसे पॉइंट पे बताएंगे कि आपको दर्द, जिस समय उनको सीवियर पेन हो रहा हो और एकदम स्टेप भी नहीं ले पाते, कहते हैं सर हमारा ना 10 से 15 दिन से हुआ है सडनली, या 2 3 दिन से हुआ है। तो दीज आर नॉट द कैंडिडेट जिसमें आप सर्जरी बोलो, इवन दो एक्सरे इज बैड, आपको सब कुछ खराब दिख रहा है, बिकॉज द मोमेंट यू से सर्जरी टू देम दे विल स्टॉप विजिटिंग डॉक्टर्स। मोस्ट ऑफ देम विल नेवर कम टू डॉक्टर्स बिकॉज सर्जरी बता दी, गलत नहीं बताया उन्होंने, मगर उनको तो लगता है कि मेरी प्रॉब्लम थी नहीं, एंड द मोमेंट यू से सर्जरी वो कहेंगे फाइनेंशियल बर्डन, आई एम नॉट द राइट कैंडिडेट, मैं अपने घर वालों के ऊपर पैसे तो खर्चने ही नहीं सकती हूँ, ठीक है। तो वो क्या कहेंगे, सोशल सर्कल में और अंदर घुस जाएंगे कि वो बाहर निकल के ही नहीं आएंगे। तो ऐसे पेशेंट्स को अंडरस्टैंडिंग आपको समझाने की जरूरत है कि आपको प्रॉब्लम क्या है, एंड ट्राई मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट। ए पर्सन हु इज नॉट रेडी, जो तैयार नहीं है सर्जरी के लिए, वो एब्सोल्यूट नो कैंडिडेट है सर्जरी कराने के लिए। मैंने बहुत समय एक और सिनेरियो देखा है कि घर के लोगों को दिखता है कि मम्मी परेशान है या पापा परेशान है, बट वो बोलते नहीं है। बहुत दिन बोल चुके हैं कि हाँ अब डॉक्टर दिखा लो, तो कहते हैं नहीं दिखाना। और वो लोग लेके आते हैं ये समझ के कि अब डॉक्टर को दिखा देता हूँ, शायद घर वालों को समझ में आता है कि हाँ इनको नी रिप्लेसमेंट चाहिए, बट ही और शी इज नॉट रेडी। दिखाने आते हैं, दे आर नॉट कन्विंस, नहीं मुझे नहीं, शायद उन्हें भी कई बार पता होता है कि डॉक्टर के पास जाने से वो सर्जरी बोलने वाला है, तो वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। अब चले भी गए तो आपने सर्जरी बोला तो दे विल ट्राई टू सी कि ना बोल के कैसे चल जाए। तो नाउ दीज कैंडिडेट्स, दोज हु आर नॉट रेडी देमसेल्व्स, वो सर्जरी के लिए हाँ ही नहीं भर रहे। इन पेशेंट्स को अगर आप उठा के जबरदस्ती सर्जरी भी करवा दो या घर वाले जबरदस्ती करा देंगे, दे विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। फॉर गुड रिजल्ट्स द पेशेंट हैज टू बी कन्विंस्ड। सो ऐसे लोगों को जरूरी है कि मिलना दूसरे लोगों से जिनकी सर्जरी हो चुकी है, जो बहुत सालों तक दर्द में रहे हैं, एक्टिविटीज बंद कर चुकी है। मोटिवेशन के लिए उन लोगों से मिलना, जैसे हम लोग नी रिप्लेसमेंट का एक ग्रुप बना के बैठे हैं जिसमें पेशेंट्स आपस में मिल सकते हैं, नए लोग उसमें ऐड हो सकते हैं। तो आप ऐसे ग्रुप्स में जाएं या जिन्होंने सर्जरी कराई है उनसे मिले,
तो उनका नजरिया बदलता है। डॉक्टर सबसे पहले कहे कि देखो आपकी इस कंडीशन में सर्जरी की जरूरत है, मगर आप मेडिकल मैनेजमेंट लो, देखो कितना फायदा मिलता है। इन द मीन टाइम स्टार्ट मीटिंग पीपल जिन्होंने करवाया है और अच्छे हैं अभी, ठीक है। तो दैट इज द वे फॉरवर्ड, एंड दीज कैंडिडेट्स आर नॉट रेडी, आर नॉट द राइट कैंडिडेट टू गो फॉर सर्जरीज, एंड दैट इज व्हाई आई थिंक मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स आर हैप्पी, ठीक है। 99% या 100% अगर आपको सक्सेस रेट दिखाना है तो आपको इन पेशेंट्स को ना बोलना पड़ेगा, नहीं करना है हमको, जो रेडी नहीं है। एंड द मोमेंट यू से इन ना करने वालों को हाँ कर दो, घर वाले भी कन्विंस है, सब कुछ हो गया, दे आर नॉट द राइट कैंडिडेट टू गिव यू गुड रिजल्ट, क्योंकि वो कुछ भी अपने मन से नहीं कर रहे होते। किसी को आप जबरदस्ती पढ़ा नहीं सकते हो, ठीक है। ही हैज टू गेट कन्विंस कि हाँ मुझे कराना है। बट मैंने कुछ ऐसे लोगों को भी देखा है जिनके अंदर ये डर होता है कि अभी तो मैं दर्द के साथ सारी चीजें कर पा रही हूँ, मैं अपने घर का काम कर पाती हूँ, मैं बाहर घूम पाती हूँ, मैं सारी चीज़ें कर पा रही हूँ, लेकिन क्या सर्जरी के बाद मुझे कितने टाइम तक बेड रेस्ट करना होगा, क्या सर्जरी के बाद मैं चल पाऊँगी, तो क्या मैं सारी एक्टिविटीज़ अपनी एक्टिविटीज़ कर पाऊँगी, ये सारा भी डर होता है। तो क्या ये सच है कि सर्जरी के बाद बेड रेस्ट करना होता है, या पेशेंट अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर सकते, उनकी डिपेंडेंसी किसी और पे बढ़ जाती है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहली चीज़ है यू हैव टू अंडरस्टैंड, नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जिस ऐसी सर्जरी है जिसमें जीरो बेड रेस्ट है, आपको कोई बेड रेस्ट करना ही नहीं है। इस सर्जरी में आज के दिन पे शाम को आप खड़े होगे, अगले दिन चलना है, उसके अगले दिन आपको घर जाना है। 2 दिन से ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी मेडिकल कंडीशन के कारण आपको प्रॉब्लम है कोई, तो एक्सटेंडेड स्टे हो सकता है, इससे ज़्यादा रहना नहीं है। ये एक थॉट ब्लॉक है कि लोगों को लगता है कि 10-10 दिन का, अभी इंश्योरेंसेस ने पैकेज बना रखे थे, इसलिए लोग 10-10 15-15 दिन रिकवरी में लेते थे। मेरे MBBS PG के टाइम पे भी लोग 20-20 दिन अस्पताल में रहते थे, ठीक है। टू ए पॉइंट, आज अमेरिका में सेम डे पे सर्जरी के डिस्चार्ज हो जाते हैं पेशेंट। इंडिया में हमारे हॉस्पिटल में लास्ट 7 ईयर्स से 2 दिन में पेशेंट डिस्चार्ज हो रहे हैं, क्योंकि वी आर ट्राइंग टू चेंज द माइंडसेट कि देयर इज नो बेड रेस्ट इंक्लूडेड। आप सेम डे खड़े होगे, अगले दिन चलोगे, उसके अगले दिन घर जाना है, चौथे 5वें दिन पे आपको अपनी चाय बनानी है, और 15 दिन पे आपको अपने बेसिक कामों पे वापस लगना है। 2 से 3-4 हफ्ते के अंदर घर के बाहर आपने छोटे छोटे काम करने शुरू करने हैं। 6 हफ्ते के अंदर आपने अपनी एक्टिविटीज सारी फुल स्विंग में रिज्यूम करनी है, एंड 3 मंथ्स में हाई एक्टिविटीज जैसे कि रनिंग, जॉगिंग, इन सब पे भी पहुंचा जा सकता है। बट एजुकेशन इज नीडेड। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एजुकेशन भी ऐसा है कि बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या कर सकते हैं सर्जरी के बाद, एंड शायद आज यही एक बहुत बड़ी वजह है कि लोग इस चीज़ से डर रहे हैं, आज भी डर रहे हैं इस चीज़ को लेकर कि मुझे सर्जरी नहीं करानी है। सर्जरी नाम का ही एक अलग डर है लोगों के अंदर बैठा हुआ। इसका एक और रीजन और भी है कि कुछ इंडिया में सर्जन्स जो है वो नॉन सर्जिकल सर्जन्स है, दे डोंट ऑपरेट। ऑर्थोपेडिक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि सर्जन्स भी है, नॉन सर्जन्स भी है। तो जो नॉन सर्जन वाला डॉक्टर होता है वो बहुत समय क्या होता है, लंबा मेडिसिन पे खींचने की कोशिश करता है, बिकॉज वो खुद सर्जरी नहीं करते। तो उनकी जो कमियां है उसके कारण भी बहुत लोग मिसगाइड हो जाते हैं। सेकंड, बहुत सारे लोग मिसगाइडेड एडवाइसेस दे रहे होते हैं कि आप ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं कर पाओगे, फलाना नहीं कर पाओगे। तो ये सब पेशेंट को कंफ्यूज करता है। मुझे लगता है कि अच्छे सर्जन्स के साथ मिलके बैठ के बात करने की जरूरत होती है। पेशेंट्स को सारी एक्टिविटीज करी जा सकती है। मुझे लगता है आज का हमारा ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों को हेल्प करने वाला है जिन लोगों के मन में इन चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट है कि मुझे सर्जरी के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, मैं क्या करूं, कब करूं, कि कौन सा ये राइट टाइम है जिस टाइम पे वो सर्जरी के लिए प्लान कर सकते हैं। और मैंने कुछ लोगों को ऐसा भी देखा है, कुछ पेशेंट्स मेरे भी होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि मैंने डॉक्टर को दिखाया था बट डॉक्टर ने ऐसा बोला कि मैं सर्जरी के बाद भी नीचे नहीं बैठ सकता, मैं आलती पालती नहीं कर सकता। तो बहुत सारी डॉक्टर्स ने ऐसे भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया है उन्हें एक्टिविटीज़ को लेकर। तो फिर उन्हें ऐसा लगता है कि जब इतनी रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी तो फिर सर्जरी का क्या मतलब। आपको क्या लगता है कि एक्चुअल में रेस्ट्रिक्शंस होते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद, कि वो आलती पालती नहीं कर सकते, या वो नीचे नहीं बैठ सकते, या वो स्टेयर्स क्लाइंबिंग फ्रीली नहीं कर सकते? देखो, मुझे लगता है कि पुराने डॉक्टर्स ने कुछ तो अच्छा किया है कि सर्जरीज करनी शुरू करी, बहुत लोगों ने, सीनियर सर्जन्स ने, वो बुरा नहीं बोलूँगा उनके लिए।
बट मुझे लगता है कि उन लोगों ने शायद सारे एवेन्यूज एक्सप्लोर नहीं किए थे। ठीक है, नी रिप्लेसमेंट क्या सर्जरी है? ऐसे आदमी ने जिसने कभी पेशेंट को नीचे जमीन पे बैठाया ना हो या एक्टिविटी कराई ना हो, या उनके रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं थे कि वो पेशेंट को नीचे बैठाने के लिए बोल सकते हैं, तो मुझे लगता है कि शायद हो सकता है। बहुत समय कहावत यूज़ करी जाती है, काला अक्षर भैंस बराबर। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आपको वो काला अक्षर जो है भैंस की तरह ही दिखाई देगा, जबकि उसमें डिसाइफर्स कर सकते हैं आप, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर आप पढ़ सकते हैं किसी भी लैंग्वेज को। ठीक है, तो उसी तरह से जिसने ये चीज़ सर्जरी करी है और उसने उसके अच्छे रिजल्ट देखे हैं कि क्या सच में आदमी नीचे बैठ सकता है या पालती मार के देख सकता है या स्क्वाटिंग कर सकता है, और इसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट क्या है, किसी के कहे सुने पे मत जाइए। मैंने ऐसी जगह पे ट्रेनिंग करी है जहाँ पे पेशेंट्स अगर नीचे ना बैठे तो अपनी सर्जरी नहीं कराते। गुजराती पेशेंट्स जो मुंबई में हम ट्रीट करते थे, उनको अगर ये बोला जाता कि ज़मीन पे नहीं बैठ पाओगे, तो उनका सारा बिजनेस जो है ज़मीन पे था। एंड मैंने जिनके अंडर ट्रेनिंग ली, उन्होंने 90 के दशक से अपनी सर्जरी स्टार्ट की थी और मैंने उन्हें 2010 से 15 के बीच में देखा। तो मैंने ये रियलाइज़ किया, जिनके 20-20 साल हो चुके थे, जो चौकड़ी मार के बैठते थे, क्रॉस लेग सेट करते थे, उनके इम्प्लांट में कोई डैमेज नहीं हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल सबके दिमाग में होता है कि इम्प्लांट खराब हो जाएगा, अगर पालती मार के बैठे तो खराब हो जाएगा। तो उनके 20-20, 25-25 साल पे कोई डेविएशन नहीं था। जिसने 2000 में सर्जरी कराई, पहले नहीं की, दूसरी सर्जरी 14 में कराई, उनके इम्प्लांट डिजाइन बदल गए थे। इम्प्लांट कंपनी ने इम्प्लांट बदल दिए, मगर एक्सरे में कोई डिफरेंस नहीं है, वेयर एंड टेयर का 0.1% भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 15 से 20 साल टिके हुए इम्प्लांट मैंने खुद देखे हुए हैं, जिनमें पेशेंट सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे डिमांड थी तो ये चीज सामने आए, जिसको मैंने सीखा और मैंने अपने पेशेंट में अप्लाई करना शुरू किया। मेरे बॉस भी ये कहते थे कि 60 to 70% पेशेंट्स कैन सिट ऑन द फ्लोर, बट मुझे लगता है ये और भी ज़्यादा है। करीब करीब 80 to 85, 90% ऑफ द पेशेंट कैन सिट ऑन द फ्लोर। क्रॉस लेग सिटिंग, स्क्वाटिंग, नीलिंग, सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और इससे इम्प्लांट में कोई खराब असर नहीं पड़ता है। नाउ देयर इज अ कैच टू दिस। किसी पेशेंट की अगर उसकी स्पाइन में कोई प्रॉब्लम हो चुकी है सर्जरी से पहले, जैसे लंबर लिस्थेसिस या कैनाल स्टेनोसिस बहुत कॉमन है, या हिप में भी आर्थराइटिस है, ऐसे पेशेंट नंबर 1 आर नॉट अलाउड टू सिट ऑन द फ्लोर बिकॉज ऑफ देयर स्पाइन एंड नी, हिप नी के कारण नहीं। नंबर 2, ऐसे पेशेंट जिनकी हड्डियां सीवियरली ऑस्टियोपोरोटिक हो चुकी है, नीचे बैठ के उठने में हो सकता है कहीं और फ्रैक्चर हो सकते हैं, उन केसेस को हम अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। बट अगर वो अपनी बोन स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, चल के स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, दे आर ऑल्सो अलाउड टू डू दीज थिंग्स। नंबर 3, अगर आपने फिजिकल रिहेबिलिटेशन, मसल स्ट्रेंथनिंग एंड स्ट्रेचिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी गेन नहीं की है, देन यू आर नॉट ए कैंडिडेट। Then you should think about gaining them first before thinking about sitting on the floor. And lastly, अगर आपका सर्जन इतना एक्सपर्ट है कि वो अपनी सर्जिकल स्किल से आपको नीचे बैठा सकता है, उसकी रिहेबिलिटेशन टीम की जो कंडीशनिंग है इतनी अच्छी है कि वो आपको एक्सरसाइज करके फिट करा देगी, तो डेफिनेटली यू कैन सिट ऑन द फ्लोर एंड इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी ट्रबल। एंड आई एम गोइंग टू से इट इन कैमरा एज वेल दैट इट डजंट कॉज एनी ट्रबल। किसी को नहीं आता है करवाना, उनके घुटने मुड़ते नहीं है सर्जरी के बाद, दैट इज देयर प्रॉब्लम, सर्जन की प्रॉब्लम है। इट इज नॉट अबाउट मी, इट इज अबाउट कल्चर। मुझे पहले जब मैं स्टार्टिंग करियर में था तो लोगों ने ये बोला कि आप गलत बता रहे हो, कर नहीं सकते, दिमाग खराब हो गया, पागल हो गया सर्जन। ठीक है, ऐसी बातें भी बहुत सारे सीनियर सर्जन्स ने बोली है, बट मुझे लगता है मैंने अपने काम से फिटिंग रिप्लाई सबको दे दिया। आई डोंट talk about it, I tell them the results, they're definitely far better than any other, but डेफिनेटली पेशेंट को कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये बात तो आप सही बता रहे हो, क्योंकि मैं भी बहुत सारे मरीजों को देखती हूँ जिनमें आंटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और जब भी इन आंटियों की गैदरिंग होती है कि टी पार्टी में, तो कुछ लोग बोलती हैं, मेरी पेशेंट आके मुझे बता रही है कि आपको पता है मेरी एक सहेली ने बताया कि मेरे डॉक्टर ने तो नीचे बैठने से मना किया है, तुम्हारे डॉक्टर ने नीचे कैसे बैठाया, तुम आलती पालती करती हो क्या?
ये सब तो हमें नहीं कराया गया। तो ये सारी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमें पेशेंट से भी सुनने को मिलता है मुझे लगता है कि उनको अपने सर्जन से बात करने की जरूरत है। मोस्ट ऑफ द न्यूअर सर्जन, ये सर्जन जो आ रहे हैं वो लोग अलाउ कर रहे हैं और उसके कोई खराब रिजल्ट्स नहीं है। मुझे लगता है हम फ्यूचर में ये अचीवमेंट दिखा भी पाएंगे, दे कैन सेट ऑन द फ्लोर, ठीक है, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी ट्रबल। एंड सेकेंडली मुझे लगता है कि ऐसे पेशेंट्स जो दूसरों के ऑपरेटेड होते हैं वो बहुत समय आगे हमारे पेशेंट्स को भी डिस्करेज कर जाते हैं कि ऐसा करने से खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेरे ऑपरेटेड पेशेंट्स को अगर मैंने खुद अपने चेम्बर में 6ठे हफ्ते से 3 महीने के बीच में मैं नीचे जमीन पे बैठाता हूँ, अगर मैंने बैठाया है तो डोंट वरी अबाउट इट, वो बैठ डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बी, एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, बिकॉज सर्जरी मैंने की है, मुझे पता है कि आपकी कंडीशन क्या है, डोंट वरी। सही बात है। सो अब मैं ये मतलब मैं ये उन लोगों के लिए पूछना चाहती हूँ जो कि इन सारी चीज़ों को जो हमने डिस्कस किया, इस डर से कि वो नीचे नहीं बैठ पाएंगे, वो उनकी एक्टिविटीज़ रेस्ट्रिक्ट हो सकती है, वो बाहर घूमने नहीं जा सकते हैं, इन सारी चीज़ों के डर से वो नी रिप्लेसमेंट नहीं करा रहे हैं। तो क्या इस डर से नी रिप्लेसमेंट नहीं करा के उसको और डिले करना उनके लिए अच्छा है या उनकी सिचुएशन को और वो खराब कर सकता है? देखो, डर तो मुझे लगता है कि तभी हटेगा जब वो मेरे जैसे डॉक्टर्स से मिलेंगी या मेरे जैसे सर्जन से मिलेंगी जो उनसे कन्विंसिंगली बात करेगा, और वो हो सकता है उनको अच्छे रिजल्ट्स वाले पेशेंट से। जैसे आपके क्लास में अगर कोई टॉपर है तो वो टॉपर ही आपको इन्फ्लुएंस कर सकता है टॉप करने के लिए, rather देन जो टॉप कभी नहीं किया या कभी नहीं कर पाएगा। ठीक है, हर स्कूल के स्टूडेंट्स में डिफरेंस होता है, ऐसा ही हर सर्जन के पेशेंट्स में डिफरेंस हो सकता है। आपको पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट लेने की ज़रूरत है, आपको ऐसे डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। डिले करवाने के बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझा देता हूँ। डिले वो लोग कर सकते हैं जिनकी डिफॉर्मिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, जिनको स्पाइन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है, जिनका ऑस्टियोपोरोसिस या सॉफ्ट बोन डिजीज नहीं है। सो दे आर एक्चुअली कैंडिडेट वेयर दे कैन डिले। बट इस डिले के पीरियड में लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, वो सोचते हैं कि जैसे हिरन और शेर वाली कहानी है ना, कि हिरन ने शेर को देखा और हिरन ने आंख बंद करा तो सोचा कि शेर भाग गया। तो ऐसा वाला नहीं है, इसमें आपको आंख कान खुले रखने हैं। अगर आपको लगता है कि आर्थराइटिस के लिए आपको सर्जरी के लिए बोला है तो आपको कुछ बेसिक चीजें मेंटेन करनी है, नहीं तो ये ट्रबल सम हो सकती है। नंबर 1, आपको नी एंड बैक की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि डेली बेसिस पे करना है। वॉकिंग बिल्कुल बंद नहीं करनी है, हाई विटामिन डी एंड प्रोटीन डाइट लेना है, वेट मैनेजमेंट करना है, शूज पे खासा ध्यान रखना है। इनसे बोन स्ट्रेंथ बनी रहेगी, आपकी एक्टिविटीज अच्छी रहेगी। अगर आपकी डिफॉर्मिटीज बहुत ज़्यादा है और आपने चलना फिरना बंद कर दिया है फिर भी डरे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि डर के साथ प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। अगर आप डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर कंट्रोल चला जाएगा, हाइपरटेंसिव है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता रहेगा क्योंकि आप चल नहीं रहे हैं, और साथ ही साथ आपकी बोन्स जो है ऑस्टियोपोरोटिक हड्डियां नरम होनी शुरू हो जाएंगी। तो यूजुअली डिले करने से बहुत लोग बहुत सारी प्रॉब्लम्स में फंस जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन चीज़ है स्पाइन की लिस्थेसिस, स्पाइनल लिस्थेसिस या स्पाइनल कैनाल स्टेनोसिस। मतलब कि नी के चलने के पैटर्न के साथ, डक वॉकिंग के साथ आपके स्पाइन में भी इन्वॉल्वमेंट आ गया है, जिससे पैरों में लकवा मारने के चांसेस होते हैं, जो कि आजकल एक प्रूवन फैक्ट बन गई है कि अगर आर्थराइटिस डिले करते हैं तो स्पाइन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। लकवा मार जाए एक बार तब स्पाइन की सर्जरी करानी पड़ेगी, नी की तो कब होगी पता नहीं। सही बात है। तो अभी मैं एक अपने पर्सनली एक मरीज की बात करना चाहूँगी। एक हमारे पेशेंट हैं जिनकी उम्र है अराउंड 73 होगी। तो काफ़ी टाइम से मैं उनको जान रही हूँ, काफ़ी क्लोजली मैं जान रही हूँ। तो काफ़ी टाइम से मैं उनको देख भी रही हूँ, उनकी फिजियोथेरेपी भी करा रही हूँ लगभग पिछले 2-3 सालों से। ही इज़ हैविंग सीवियर नी प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा नी में पेन रहता है और नी के साथ साथ बैक भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जब भी मैं उनसे पूछती हूँ कि आप सर्जरी के लिए प्लान क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, सर्जरी प्लान कीजिए, तो उन्होंने मुझे अक्सर यही जवाब दिया है कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सर्जरी से मना कर दिया है। वो क्यों? क्योंकि मेरी कार्डियक हिस्ट्री है, मुझे डायबिटीज़ है, मुझे ब्लड प्रेशर है, तो मैं नहीं करवा सकता सर्जरी। तो
आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में कि क्या वैसे पेशेंट्स जिनकी कार्डियक हिस्ट्री है, डायबिटीज है, बीपी है, क्या ऐसे लोग भी सर्जरी के लिए जा सकते हैं? मैं आपको इसका सवाल में जवाब देता हूँ। कौन सा ऐसा पेशेंट आज के दिन पे है जिसकी 60 के ऊपर उम्र है या 70 के ऊपर उम्र है, जिसको डायबिटीज नहीं है, ब्लड प्रेशर नहीं है, थायराइड नहीं है, कार्डियक इशू नहीं है? अगर ये चारों चीजें आपकी नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको मैं लकी बोलूंगा, ठीक है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे कुछ ही लकी लोग हैं, मैक्सिमम लोगों को ये प्रॉब्लम्स है। और नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट एल्डरली लोगों में सबसे ज्यादा होती है, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स को पता है कि ये प्रॉब्लम है। नाउ टैकलिंग दिस प्रॉब्लम, यू अंडरस्टैंड, आपको डायबिटीज है और आपका डायबिटीज का डॉक्टर आपको क्या बोलता है? रोज वॉक करिए ना, ये तो आपका शुगर कंट्रोल नहीं होगा। वॉक खाक करिए, आपके घुटने तो चलते ही नहीं है, आपको घर से बाहर निकलने में आपको सहारे की जरूरत होती है। नंबर 2, ब्लड प्रेशर या हार्ट का डॉक्टर आपको क्या कहता है कि स्टेप चढ़ो, वॉक करो। कहाँ से स्टेप और वॉक करेंगे? या तो घर में बाथरूम तक जाना इम्पॉसिबल है। नाउ इस चीजों के कारण जब आपके घुटने में दर्द होता है तो उससे स्ट्रेस क्रिएट होता है। घुटने जहाँ में आपको मसल की एक्टिविटी घुटने को चलाने में, जैसे घुटना स्मूथ होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए बटर सरफेस, चले तो पता भी ना चले। आपके घुटनों को मोड़ने के लिए मसल्स को बहुत एक्टिविटी करनी पड़ती है। आपकी सांस फूलने लग जाएगी, ठीक है। सांस फूलेगी तो आपको हार्ट के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा ही पड़ेगा। जितना ज्यादा पेन स्टिमुलेशन होगा उससे भी आपके हार्ट को स्ट्रेस पड़ेगा। स्ट्रेस आपके हार्ट के लिए भी परेशानी है। यंग लोगों में भी हार्ट अटैक होते हैं, ठीक है। तो एल्डरली लोगों को स्ट्रेस का मतलब समझाने की जरूरत नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट को भी स्ट्रेस से ही डायबिटीज होता है। आप जिन चीजों के साथ जूझ रहे हैं वो चीजें कभी कंट्रोल नहीं हो पाएंगी दवाइयों से, एक लिमिट में कंट्रोल हो सकती है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ये चीजों को हैंडल किया जा सकता है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को लगता है कि हार्ट का पेशेंट है तो भाई बाईपास करवा लूंगा मगर सर्जरी नहीं कराऊंगा क्योंकि घुटने तो चलना ही नहीं है। आप करा के करोगे क्या? आपके कॉज ऑफ स्ट्रेस पेन आपने हटाया ही नहीं है। पेन किलर्स पे आप डिपेंडेंट है, जो कि रेनल फेलियर इन डायबिटिक पेशेंट्स, कार्डियक फेलियर इन नॉर्मल पेशेंट्स, उनके लिए जाना जाता है। और इसके लिए मुझे बताने की जरूरत नहीं कि इन पे पेन किलर्स में के कारण कितने लोग सफर कर रहे हैं किडनी, लिवर और हार्ट की प्रॉब्लम के साथ। सो अंडरस्टैंडिंग, अगर आपको प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इन चीजों के साथ भी सर्जरी करी जाती है। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। कोविड के पहले जितने पेशेंट्स की मैंने सर्जरी करी थी जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी, दे वर एक्चुअली डूइंग वेल, क्योंकि वो एक्सरसाइज एक्टिविटी करते रहे। बहुत सारे पेशेंट आज भी जिंदा है, एंड आई एम रियली सेइंग दिस वर्ड, आज भी जिंदा है बिकॉज दे आर वॉकिंग। कार्डियक पेशेंट्स जिनके हार्ट में स्टेंट लगे हुए हैं, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती थी, बट विद सिंपल एक्सरसाइजेस, डेली एक्टिविटीज, उन्होंने अपने शुगर को कंट्रोल कर रखा है। और अनफॉर्चुनेटली ऐसे जो भी पेशेंट कोविड के पहले के थे जिनके हार्ट में प्रॉब्लम थी, कार्डियक प्रॉब्लम थी, उनको आगे जीना नसीब नहीं हुआ। तो मुझे लगता है दिस इज द राइट टाइम वेयर यू शुड थिंक अबाउट getting surgery done rather than thinking about painful arthritis leading to cardiac stress, diabetes, uncontrolled hypertension and multiple body organ involvement because of painkillers. तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि एक रिप्लेसमेंट की एवरेज लाइफ कितनी होती है? देखो, नी हिप रिप्लेसमेंट की एवरेज लाइफ आज के दिन पे 20 से 25 साल से 30 से 35 साल तक है, जो कि स्टडीज में आ रही है, ठीक है। 30 to 35 ईयर्स अगर मैं बोलता हूँ तो मैं गलत नहीं हूँ, मगर इसमें एक क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट जरूरी है कि आपको रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर के साथ रखना है, जिसमें बोन स्ट्रेंथ आपको देखने की जरूरत है। अगर आपकी हड्डियां मजबूत है, एक्टिविटीज कर रहे हो, मसल स्ट्रांग है, तो आपका इम्प्लांट जो है 30 से 35 साल चलने के लिए बना हुआ है, जो आज की करंट टेक्नोलॉजी पे हम लगा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग कि रेगुलर फॉलोअप्स आर नीडेड। लास्टली मैं ये चाहूंगी कि आप लोगों को ये बताओ कि रिप्लेसमेंट के बाद उनकी लाइफ कितनी बेहतर हो सकती है। लाइक दर्द के साथ जैसी जिंदगी वो जी रहे हैं उसको हम कितना बेहतर कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद? देखो, नी या हिप रिप्लेसमेंट लाइफस्टाइल चेंजिंग या मॉडिफिकेशन सर्जरी है। आप जो जो एक्टिविटीज़ पहले नहीं कर पाते तो वो कर पाएंगे अभी बिना पेन के। जैसे वॉकिंग 4 से 5 किलोमीटर ऑन एन एवरेज करने की ज़रूरत है, जो कि मैं बोलता हूँ लोगों को सर्जरी के बाद।
आप जिम की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, वेट ट्रेनिंग एक्सरसाइज, जिससे आप बोन स्ट्रेंथ को बना कर रख सकते हैं। 60s 70s 80s 90s में भी आप जिम में एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने घर के सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, घर के सारे काम कर सकते हैं। लो फ्लोर एक्टिविटीज़, पालती मार के बैठना, पूजा में ज़मीन पे बैठना, नीलिंग करना, स्क्वाटिंग, दीज ऑल थिंग्स यू कैन डू। यू कैन प्ले विथ योर ग्रैंड किड्स, ठीक है। इसके बाद आप घर के बाहर की एक्टिविटीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, बस, ट्रेन, फ्लाइट अकेले पकड़ सकते हैं। आप हाई माउंटेन एरिया में खुद चल के जा सकते हैं, स्टेयरकेस क्लाइंबिंग कर सकते हैं, पहाड़ों में चढ़ाई चढ़ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, आप सर्फिंग भी कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट के बाद। सो एक्चुअली इट इज़ ए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, है चेंजिंग सर्जरी। जो आप यंग एज में कर रहे थे वो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। अगर आप करना चाहते हैं, आपकी बोन स्ट्रेंथ अच्छी है, आपकी मसल एक्टिविटी अच्छी है, तो सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पेशेंट मेरे साथ कनेक्टेड है। मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पेशेंट्स के ग्रुप्स बना के रखे हैं, उनमें आप बिलीव नहीं करोगे मुझे क्या देखने को मिलता है। कोई पेशेंट कहीं माउंटेन हाइकिंग में गया है तो वहाँ से वो वीडियो भेजता है। कोई डाउन स्लाइड करके आ रहा है, बच्चों की तरह स्लिप करके नीचे जा रहा है और कहता है कि डॉक्टर देवाशीष कोई है, वीडियो मेरी बना के भेज दो, ही विल बी वेरी हैप्पी। पेशेंट्स आर डूइंग अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। कोई गो कार्टिंग में गाड़ी चला रहा है अकेले। आई एम टेलिंग अबाउट दीज पेशेंट्स 60s 70s 80s के, जो मुझे रेगुलरली अपनी वीडियोस भेजते हैं। किसी ने 30 किलोमीटर परिक्रमा करी, किसी ने गुजरात से लेके कोई एक परिक्रमा 3 महीने की परिक्रमा करके वो सारे धाम मतलब भगवान के एरियाज में घूमने गए और वहां चल के आए। डेली 30-30 किलोमीटर चले हैं, ठीक है। और ये जब अचीवमेंट वो मुझे भेजते हैं तो आई फील एलेटेड। वन ऑफ रिमेडॉड पेशेंट का मेरे को याद है, हेवी पेशेंट, शी सेंड मी ए वीडियो फ्रॉम गोवा रिजॉर्ट कि आई एम स्विमिंग। मेरे यूएस की पेशेंट वहां से यूएस से एक वीडियो भेजती है, नाउ आई एम क्लाइंबिंग अप एंड डाउन ऑन माउंटेन, मेरी वीडियो देखो, ठीक है। आई एम डूइंग ऑल द एक्टिविटीज विच आई यूज्ड टू थिंक बिफोर कि शायद कर पाऊंगी। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो नी रिप्लेसमेंट प्लान करने के 3 महीने बाद अपना ट्रिप भी प्लान कर चुके होते हैं कि मुझे इस रिकवरी के बाद मुझे यहाँ घूमने जाना है। तो मैं उनको ये टारगेट देता हूँ, अपनी लाइफ में मकसद ढूंढ लो, करना क्या है। अभी एक हाल ही फिलहाल का एग्जांपल देता हूँ। वन ऑफ माय पेशेंट टोल्ड दैट माय वाइफ इज नो मोर एंड शी टोल्ड मी जाते जाते कि अब तुम अपनी लाइफ अकेले ही लीड करोगे, जिनको जितना जीना है। एंड ही केम टू मी फॉर नी रिप्लेसमेंट एंड टोल्ड हिम दैट यू विल डू वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ इट बिकॉज नाउ यू हैव मोटिव टू रोम अराउंड। वो घूमना चाहते थे, वाइफ बीमार थी इसलिए घूम नहीं पा रहे थे बहुत सारे। सो ही हैज मेड इट अ मोटो एंड आई हैव told him that you will make all your dreams come true. सही बात है। So this is what knee replacement and hip replacement. मुझे लगता है आज का ये पॉडकास्ट हमारा बहुत सारे लोगों के मन से ये जो डर बैठा है उसको कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए। जो लोगों को लगता है कि एक्चुअल में वो ये नीचे नहीं बैठ पाएंगे, आलती पालती नहीं कर पाएंगे, वो वॉक नहीं कर पाएंगे इतना ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि नी रिप्लेसमेंट इज एक्चुअली कि आप 60 की उम्र में 40 के बन सकते हो। ये वो सर्जरी है। मुझे लगता है कि एज इज इन माइंड, एज ए नंबर व्हिच इज इन योर माइंड, और माइंड आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आपको फील कराएगा। आई हैव पेशेंट्स अराउंड 85 feel themselves as 50s and 60s and they are doing wonderfully well. And I have patients where people are at 40s and they feel themselves as 60s or 70s or 80s. So mind बहुत बढ़िया गेम खेलता है। आपको माइंड को वही दिखाना है जो आप देखना चाहते हैं, जो आप फील करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के हमारे इस पॉडकास्ट से बहुत सारे लोगों को उनके सवालों का जवाब मिल गया होगा, बट अभी भी मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होंगे। फील फ्री टू कमेंट एंड मुझे लगता है पूछ कर तो देखो जाता क्या है। फील फ्री टू मीट डॉक्टर देवाशीष। आप इनसे खुल के अपना हर एक सवाल पूछ सकते हैं, ये आपकी सारी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक्स डॉक्टर वेदिका।